जेंटल विंड की घोषणा एक बम के बराबर थी, जिससे पूरा माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। यहां तक कि वन मैन मीडिया का मुंह भी खुला रह गया, जो उसे मिली जानकारी से स्पष्ट रूप से चकित और स्तब्ध था। हेल मोड़ कठिनाई। वन मैन मीडिया ने लगभग खुद को घुटन महसूस कराई। स्पष्ट रूप से जेंटल विंड से इस तरह की विस्फोटक घोषणा की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, हेल मोड़ कठिनाई और आसान मोड़ कठिनाई नहीं। इसलिए आपका सवाल थोड़ा गलत है, क्योंकि हम एक ही चीज के लिए प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर रहे हैं। उसकी पुष्टि के कारण आसपास के खिलाड़ी हंगामा करने लगे। क्या बकवास है? यह तो अवास्तविक है ना? हेराल्ड फिस्ट आसान मोड़ का प्रयास कर रहा है, लेकिन जेंटल विंड ने कहा, नहीं, बहुत आसान है, मैं हेल मोड़ के लिए जा रहा हूं। रुको, अगर जेंटल विंड विफल हो गई तो क्या होगा? क्या वह हंसी का पात्र नहीं बन जाएगी? अरे, मेरी देवी पर हंसने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर वह विफल भी हो जाती है, तो भी उसके पास वह साहस है जो किसी और में नहीं है। जेंटल विंड के अलावा और कौन हेल मोड़ का प्रयास करेगा और इतने आत्मविश्वास के साथ इसकी घोषणा करेगा? जैसे ही खिलाड़ियों में उन्माद बढ़ने लगा, कुछ सक्रिय रूप से निजी संदेश बाएं और दाएं भेजने लगे। जेंटल विंड को पता चल गया कि वह जो प्रभाव चाहती थी वह प्राप्त हो गया है। जैसे ही वह मुड़ने और कालकोठरी शुरू करने के लिए तैयार हुई, वन मैन मीडिया ने सावधानी से पूछा, एक मिनट रुको, गिल्ड लीडर जेंटल विंड। क्या मैं जान सकता हूं कि सफल होने में आपके अत्यधिक आत्मविश्वास का कोई कारण है? अधिकांश खिलाड़ियों के विपरीत, वन मैन मीडिया ने एक महत्वपूर्ण बिंदु को नोटिस किया और उससे उत्तर जानने के लिए उत्सुक था। आश्चर्यचकित, जेंटल विंड ने केवल एक मुस्कान बिखेरी, सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। मानो वह इतनी मूर्ख होगी कि दूसरों को ऐसा रहस्य बताएगी। उसने इसे सुरक्षित करने और कुछ हद तक इस पर एकाधिकार करने के लिए इतना पैसा खर्च किया। फिर भी वे इस तरह की जानकारी मुफ्त में चाहते हैं? सपने देखो। अपने सिर को थोड़ा खुजलाते हुए, वन मैन मीडिया प्रतिक्रिया की कमी से निराश नहीं था। यदि जानकारी प्राप्त करना इतना आसान होता, तो वह व्यक्तिगत रूप से समाचार एकत्र करने के लिए यहां नहीं आता। किसी भी तरह से, यह कहना सुरक्षित है कि जेंटल विंड के पास एक छिपा हुआ तुरुप का पत्ता है, जो अन्य टीम के नेताओं और गिल्ड नेताओं के पास नहीं है। वन मैन मीडिया ने इस जानकारी से उत्साहित होकर सोचा। इस बीच, जेंटल विंड अपनी टीम में लौट आई और पूछा, अब सभी तैयार हैं, है ना? हाँ, गिल्ड लीडर, सभी ने एक साथ चिल्लाया, जिसमें जुफेंग भी शामिल था, ताकि अन्य लोग उस पर संदेह न करें। उसके सदस्यों में उसका एकीकरण सहज और परिष्कृत था। लगभग जेंटल विंड को भी उसे असली गिल्ड सदस्य समझने की गलती हो गई। मेरे पास भी ऐसा अधीनस्थ क्यों नहीं हो सकता? जेंटल विंड अपने निजी संदेश में रहस्यमय व्यक्ति से ईर्ष्या महसूस कर रही थी। ऐसा अधीनस्थ होना हर नेता का सपना होता है। अपना सिर हिलाते हुए, वह जानती थी कि इस मामले पर विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि उसने हेल मोड़ कठिनाई का चयन करना शुरू कर दिया। सिस्टम, आपने 19 अन्य सदस्यों के साथ हेल मोड़ कठिनाई का चयन किया है। क्या आप सूचीबद्ध जानकारी की पुष्टि करते हैं? 19 अन्य सदस्यों को दूसरे सिस्टम प्रॉम्प्ट में सूचीबद्ध किया गया था, और 2 बार इसकी समीक्षा करने के बाद, जेंटल विंड ने जानकारी की पुष्टि की। जल्द ही, एक चमकदार सफेद रोशनी ने उसे, जू फेंग और बाकी सदस्यों को ढक लिया। जब तक वे अपनी दृष्टि वापस पा सके, उन्हें एक भयावह दृश्य के साथ साथ एक सिस्टम संदेश भी मिला। सिस्टम, आप झुलसी हुई गुफाओं में नर्क मोड में प्रवेश कर चुके हैं। बॉस, इन्फर्नो टायरेंट को हराए। तीव्र गर्मी के कारण सभी आंकड़े 20% कम हो जाते हैं। डिबफ 10% बढ़ जाते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। झुलसी हुई गुफाएं एक ऊबड़-खाबड़ और कठोर वातावरण थीं, जिसमें जलती हुई गर्मी और पिघले हुए लावा की भयावह चमक थी। हवा में गंधक की गंध थी, और उनके पैरों के नीचे की जमीन फटी हुई और सूखी हुई थी। लावा के प्रवाह ने चट्टानी दीवारों पर जटिल पैटर्न उकेरे थे, जिससे गुफाओं में एक भयानक नारंगी रोशनी फैल गई थी। कभी-कभी, पिघली हुई चट्टान के ढेर बुदबुदाते और बाहर निकलते थे, जिससे आग के छोटे-छोटे गीजर बनते थे जो परिदृश्य में बिखरे हुए थे। गर्मी दमनकारी थी, जिससे खिलाड़ियों के माथे पर पसीने की बूंदें बन जाती थीं क्योंकि वे खतरनाक इलाके में आगे बढ़ रहे थे। जल्दी से अग्नि प्रतिरोध औषधि का उपभोग करें जो आपको आवंटित की गई थी,
यह इस समय था जू फेंग की आवाज ने बाकी लोगों को ध्यान में लाया। उन्होंने दंड के साथ साथ जेंटल विंड के निर्देश के डर से कभी भी कालकोठरी का प्रयास नहीं किया था, ताकि वे स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह उनका पहला ऐसा यथार्थवादी वातावरण था जिसने उन्हें पूरी तरह से प्रभावित किया, इसलिए वे चकित थे। सौभाग्य से जू फेंग की याद दिलाने के साथ उनकी स्थिति बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई। जैसा कि हमने पहले सहमति व्यक्त की थी, मैं कमान संभालूंगा। और जो कोई भी मेरी बात नहीं मानता है और हमें विफल बनाता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, जेंटल विंड। क्या यह स्पष्ट है? उसने उसकी ओर मुड़कर गंभीरता से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया था, एक भयंकर और हावी नेता में बदल गया था। अचानक परिवर्तन इतना अप्रत्याशित था कि इसने जेंटल विंड को भी लगभग लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। सहमति में अपना सिर हिलाते हुए जेंटल विंड ने भी अपने सदस्यों की ओर मुड़ते हुए एक गंभीर भाव बनाए रखा। आप सबसे अच्छा है कि आप सुने और किसी भी बात पर सवाल न करें। हमारी गिल्ड की प्रतिष्ठा इस उद्यम में निहित है, उसने सख्ती से चेतावनी दी। हाँ, गिल्ड लीडर, हर सदस्य ने अपनी मुद्रा ठीक की और गंभीरता से जवाब दिया। संतुष्ट होकर उसने जू फेंग को एक सरल सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि मंच अब उसका था। ठीक है, ऑटम ब्रीज, तुम एक समनकर्ता हो, इसलिए मुझे दुश्मनों को लुभाने के लिए अपने लेवल 1 कौशल, लेसर एलिमेंटल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जू फेंग ने निर्देश दिया। हालांकि वह समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि वह दूसरों को उनकी संबंधित भूमिकाओं के बारे में निर्देश देना जारी रखता था। बर्सकर्स, गन नाइट्स, दोनों वर्ग हर समय बचाव के लिए आगे रहेंगे। नाइट लांसर्स के लिए, आप जादूगरों की रक्षा के लिए पीछे रहेंगे। अन्य 2 मौलवियों के लिए, आपका एकमात्र काम एक हील बॉट है, जिसे भी मैं ठीक करने के लिए कहता हूं उसे ठीक करना। अगर मैं कुछ नहीं कहता हूं तो आपको ठीक करने की अनुमति नहीं है, उसने मौलवियों के प्रति अतिरिक्त उग्र होते हुए कहा। एक बार जब उसने वह व्यवस्था पूरी कर ली और ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार था, तो स्टील शॉट ने अचानक अपना हाथ उठाया और पूछा, लेकिन मेरा क्या? एक गनर होने के नाते, स्टील शॉट ने सोचा कि वह चमकने वाला है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जू फेंग उसे पूरी तरह से भूल जाएगा। जू फेंग ने कुछ सेकंड के लिए स्टील शॉट को घूरते हुए कहा, तुम अभी बेकार हो। बस केंद्र समूह में रहो और एक विनम्र फूलदान की तरह सुरक्षित रहो। जब स्टील शॉट ने सुना कि उसे एक नम्र फूलदान और बेकार के रूप में लेबल किया जा रहा है, तो सबसे पहले वह गुस्सा होना चाहता था। अफसोस, जू फेंग के अगले कथन ने उसके गुस्से को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यदि आप समय को टालते रहेंगे और ऐसे अनावश्यक प्रश्न पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक जासूस होंगे, है ना? अन्यथा, मुझे बाधित करने का आपका इरादा क्या है? मैं जासूस नहीं हूं, स्टील शॉट ने तुरंत जवाब दिया। डर था कि अन्य लोग वास्तव में उसकी बकवास पर विश्वास कर सकते हैं। तो केंद्र समूह में रहो और अपना मुंह बंद करो, जू फेंग इस व्यक्ति पर अपनी आंखें घुमाना चाहता था। औषधि की अवधि पहले से ही कम हो रही थी, फिर भी उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने की हिम्मत की। क्या वह उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था? स्थिति को कुछ हद तक खराब होते देख, जेंटल विंड ने स्टील शॉट को घूरते हुए स्पष्ट रूप से उसे चेतावनी दी कि वह बस सुन ले और उन्हें विलंबित न करे। हालांकि वह जू फेंग के स्वर के उपयोग से बहुत खुश नहीं थी, लेकिन वह समझ गई कि उसकी व्यवस्था के पीछे कोई कारण रहा होगा। आखिरकार, ऐसा लग रहा था कि वह कालकोठरी को अच्छी तरह से जानता था। वह यह भी सोचने लगी कि क्या उसका स्तर इतना कम इसलिए था क्योंकि वह बार बार जांच करने के लिए कालकोठरी में प्रवेश करता था और इस प्रक्रिया में उसे कठोर दंड मिलता था। इस बीच, स्टील शॉट अनिच्छा से केंद्र समूह की ओर चला गया और एक विनम्र फूलदान के रूप में अपनी भूमिका निभाई। यह अपमानजनक था, लेकिन उसने आगे बहस करने की हिम्मत नहीं की, खासकर जेंटल विंड की निगाहों के सामने। वह वास्तव में जासूस होने के संदेह में गिल्ड से बाहर निकाले जाने से डरता था, जबकि वह जासूस नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। गनर के लिए न्याय कहा है। जब मैं ढेर सारा डीपीएस दे सकता हूं तो मैं बेकार कैसे हो सकता हूं? स्टील शॉट ने मन ही मन रोते हुए कहा। डीपीएस जो प्रति सेकंड नुकसान के लिए था, बॉस या राक्षसों से लड़ते समय महत्वपूर्ण था क्योंकि जितना अधिक नुकसान आप पहुंचाते हैं, उतनी ही तेजी से वे मर जाते हैं। इसलिए,
वह समझ नहीं पाता कि जू फेंग ने उसका उपयोग क्यों नहीं किया जबकि वह जादूगरों जितना ही नुकसान पहुंचा सकता था। अफसोस, जू फेंग का उन्हें हर छोटी छोटी बात समझाने का कोई इरादा नहीं था, खासकर इस बात को लेकर कि उस छोटी सी बातचीत में कितना समय बर्बाद हुआ। हर कोई मेरे पीछे पीछे चलता है, जू फेंग ने आगे की स्थिति ली, जिससे दूसरे लोग चकित हो गए। आखिरकार, वह एक पादरी था, जिसका मतलब था कि वह एक आसान लक्ष्य था, राक्षसों के हमलों के लिए बेहद कमजोर। फिर भी, जब उन्होंने देखा कि जेंटल विंड चुप है, तो किसी ने भी शिकायत की आवाज नहीं निकाली। मेरे परिधि स्थान से 5 मीटर दूर कदम न रखें, अन्यथा आप जाल को ट्रिगर कर सकते हैं और यहाँ के अधिकांश राक्षसों को सतर्क कर सकते हैं, जू फेंग ने प्रत्येक कदम सावधानी से रखते हुए चेतावनी दी। उफ, इस तीव्र गर्मी और संरचना को महसूस करना वास्तव में मुझे भयानक दिनों की याद दिलाता है, उसने मन ही मन कोसा, इस कालकोठरी पर उल्टी महसूस करते हुए, जिसे विस्तृत रिपोर्ट को पूरा करने के लिए उसे बार बार प्रयास करने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि वह यह नहीं कह सकता कि इससे उसे अब कोई मदद नहीं मिली क्योंकि वह जानता था कि कालकोठरी संरचना के आधार पर जाल के लेआउट कहाँ थे। जेंटल विंड ने पहले जो कहा था कि जाल यादृच्छिक थे, वह वास्तव में गलत था। ऐसा नहीं था कि जाल यादृच्छिक थे, बल्कि तथ्य यह था कि प्रत्येक कालकोठरी संरचना अलग अलग जाल प्लेसमेंट प्रदान करती थी। अधिकांश लोग शुरुआती चरणों में इसका एहसास नहीं करेंगे क्योंकि उनका दिमाग राक्षसों को मारने और कालकोठरी को साफ करने के प्रयास में बहुत व्यस्त है। इसलिए वे कालकोठरी की संरचना के बारे में तुच्छ विवरणों को याद करेंगे। उनमें अंतर कहने के लिए काफी कम थे, और केवल अगर कोई उनकी ठीक से जांच और अध्ययन करता तो वे परिवर्तनों को पहचान सकते थे। कुछ और कदम आगे बढ़ते हुए, जू फेंग ने अपना हाथ उठाया, अपने पीछे बाकी लोगों को अपनी हरकतें रोकने का संकेत दिया। क्या कुछ गड़बड़ है? कोमल हवा ने चिंता में कहा। वे मुश्किल से ही आगे बढ़े थे और फिर भी उन्हें रुकने का संकेत मिला। इसलिए वह चिंतित हो गई और सोचने लगी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे राक्षस जलते हुए भूत हैं, जू फेंग ने जवाब दिया, आगे के जीवों की ओर इशारा करते हुए। उसके इशारे पर जेंटल विंड ने कुछ टिमटिमाती लपटें देखीं, उनके रूप पिघले हुए लावा से उठने वाली गर्मी की धुंध की तरह हिल रहे थे और बदल रहे थे। वे राक्षस हैं? वह चौंक कर बोली, स्पष्ट रूप से उन टिमटिमाती लपटों की कल्पना नहीं कर रही थी जो पर्यावरण के साथ मिलकर राक्षस बन गई थी। उनके सिर के ऊपर लाल HP बार का भी कोई संकेत नहीं था। आमतौर पर राक्षसों के सिर के ऊपर एक चमकदार लाल HP बार होता है, जो खिलाड़ियों को यह संकेत देता है कि वे राक्षस हैं। सिर्फ इसलिए कि उन पर कोई HP बार नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे राक्षस नहीं हैं। आपको याद रखना होगा कि यह हिल मोड की कठिनाई है और आपके वॉक इन पार्क डंग नहीं है, जू फेंग ने धीरे से चेतावनी दी। भविष्य के अपडेट में राक्षसों को अब खिलाड़ियों के लिए आसानी से संकेत नहीं दिया जाएगा और उन्हें यह निर्धारित करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की आवश्यकता है कि कौन से राक्षस हैं। आखिरकार, कुछ राक्षस मित्रवत होते हैं और संभवतः मिशन क्वेस्ट भी दे सकते हैं। चीजों को और भी जटिल बनाने के लिए, इनमें से कुछ राक्षसों के NPCs के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध हो सकते हैं और आप किसी पर हमला करने के लिए मुश्किल में पड़ सकते हैं। वैसे भी, वे बेहद परेशान करने वाले हैं क्योंकि वे अपनी अनोखी क्षमता, इन्फर्नल विजिलेंस के साथ आसानी से हर दूसरे राक्षस को हमारी उपस्थिति के बारे में सचेत कर सकते हैं, उन्होंने समझाया। इस क्षमता के साथ, वे झुलसी हुई गुफाओं के सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, उनका भूतिया सार पर्यावरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी के प्रति सजग होता है। जब घुसपैठिए आते हैं, तो जलते हुए भूत एक भयानक चीख निकालते हैं जो पूरे गुफाओं में गूंजती है, आसपास के राक्षसों को दुश्मनों की उपस्थिति के बारे में सचेत करती है। चीजों को सरल बनाने के लिए, वे तथाकथित प्रहरी हैं। यह सब व्यर्थ की बातें क्यों हैं? हम उन्हें मार सकते हैं चाहे कितने भी आए। हम यहाँ सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं जबकि औषधि की अवधि अभी भी कम हो रही है। ऑटम ब्रीज ने अचानक बीच में टोकते हुए महसूस किया कि जू फेंग बहुत ज्यादा सतर्क और अतिरिक्त हो रहा था। शुरू से ही वह आगे चल रहा था और कोई लड़ाई नहीं हुई। वास्तव में वे उससे थोड़ा भी दूर नहीं जा सकते थे, कहीं ऐसा न हो कि वह उन्हें डांट दे। ऑटम ब्रीज, मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग उतना तेज नहीं है और तुम्हें मुझसे दुश्मनी है,
लेकिन क्या तुम कालकोठरी के लिए सिस्टम मिशन को फिर से पढ़ सकते हो? जू फेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। मिशन बॉस, इन्फर्नो टायरेंट को हराना है, न कि किसी अन्य राक्षस को। जू फेंग के बयान का उपहास उड़ाए जाने पर ऑटम ब्रीज का चेहरा लाल हो गया। जब उसे बताया गया कि वह न केवल मुख्य उद्देश्य से अनभिज्ञ है, बल्कि उसकी कमजोर बुद्धि के कारण भी उसका अपमान किया गया है, तो वह सचमुच उसके मुंह पर मुक्का मारना चाहती थी। यह सिर्फ एक अफसोस की बात थी कि वह उसे डांट नहीं सकी, क्योंकि उसने जो कहा वह पूरी तरह से सही था। सिस्टम मिशन ने वास्तव में केवल इन्फर्नो टायरेंट की हार के बारे में बताया और कुछ नहीं। यह महसूस करते हुए कि वह नुकसान में है, ऑटम ब्रीज केवल हल्के से बड़बड़ा सकी और अपना मुंह बंद रखा, फिर से बोलने को तैयार नहीं हुई। कौन जानता है कि क्या जू फेंग उसे फिर से डांटेगा? बार बार डांट खाना अपमानजनक होता, वह भी अपने साथी गिल्ड सदस्यों के सामने। कोमल पवन भी उसे इतनी कठोरता से और सीधे तौर पर नहीं डांटेगा। खैर, आपके विचार से हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? कोमल पवन ने शांत भाव से पूछा, इस तमाशे पर ध्यान न देते हुए। गिल्ड लीडर होने के नाते कई सदस्यों को मैनेज करना स्वाभाविक रूप से मानसिक रूप से बोझिल होता है। इसलिए उसे सदस्यों के बीच विवाद होने की आदत हो गई थी। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बस थोड़ी परेशानी वाली बात है, और अगर कोई मेरी आज्ञा को अच्छी तरह से सुन ले तो हम इस बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे ही जू फेंग ने अपना वाक्य समाप्त किया, उसने अपना ध्यान ऑटम ब्रीज की ओर मोड़ दिया। उसका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था कि वह किसकी ओर इशारा कर रहा था। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। ऑटम ब्रीज ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ते हुए कहा, मैं निर्देशों का पालन करने में असमर्थ नहीं हूं, ठीक है? अच्छा, क्योंकि यह आसान होगा या मुश्किल, यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कोई दबाव नहीं, जू फेंग ने कंधे उचका दिए। दांत पीसते हुए ऑटम ब्रीज ने कसम खाई कि वह उसके निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी, तथा यह सुनिश्चित करेगी कि अगर वह असफल हुई तो उसे कोई बहाना नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, जब तक आप आदेश देंगे, मैं उसका पालन करूंगी, उसने गंभीरता से उससे कहा। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग को संतुष्टि हुई कि उसकी उकसावेबाजी काम कर गई। इस तरह से उसे उकसाने से असफलता का प्रतिशत काफी कम हो गया। आखिरकार वह उसके आदेश से विचलित नहीं होना चाहती थी, जब तक कि वह नहीं चाहती थी कि उसे फटकारने का एक और मौका मिले। सबसे पहले अपने छोटे एलिमेंटलिस्ट को सक्रिय करें, उसने आदेश दिया। बिना कोई सवाल पूछे ऑटम ब्रीज ने एक लेसर एलिमेंटलिस्ट को बुलाया। लेसर एलिमेंटलिस्ट एक भूतिया आकृति के रूप में प्रकट हुआ। उसका रूप अलौकिक लपटों से टिमटिमा रहा था। उसका शरीर मानव जैसा लग रहा था, जो घूमती हुई आग और राख से बना था, और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके पीछे धुएं के गुबार थे, जो उसके पीछे सुलगते अंगारों का निशान छोड़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, अब अपने छोटे एलिमेंटलिस्ट को सीयरिंग स्पेक्टर्स के करीब ले जाओ, जू फेंग ने निर्देश दिया। हालांकि इस तरह की कार्रवाई से पता चलने के बारे में चिंतित, ऑटम ब्रीज ने अभी भी अपने लेसर एलिमेंटलिस्ट को नियंत्रित किया। ठीक उसी समय जब लेसर एलिमेंटलिस्ट ने सूक्ष्मता से सीयरिंग स्पेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जू फेंग ने उसे वापस बुलाने का आदेश दिया। शुक्र है, उसकी प्रतिक्रिया की गति काफी तेज थी और उसने लेसर एलिमेंटलिस्ट को भी नहीं बुलाया। फिर भी उसने जू फेंग के प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव बनाए रखा, यह मानते हुए कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। पहले तो तुम मुझे उसे बुलाने और फिर वापस बुलाने को कहते हो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? वह मन ही मन चिल्लाई। वह ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि जब सभी ने देखा कि सीयरिंग स्पेक्टर्स अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं थी। वे कुछ हद तक भ्रमित लग रहे थे, बिना किसी सटीक दिशा के बाएं और दाएं घूम रहे थे। यह वह क्षण था जब जू फेंग ने जादूगरों को तैयार रहने का संकेत दिया। जब वे जलते हुए भूत प्रेत चलना बंद कर दें, तो मेरे आदेश पर तुरंत अपना लाइटिंग आर्क छोड़ दें। 2 की टीम में विभाजित हो जाएं, और याद रखें, अंतराल लगभग 5 सेकंड है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप गड़बड़ न करें, उसने सख्ती से चेतावनी दी। उसकी आंखें जलते हुए भूत प्रेतों की घूमती हुई हरकत पर केंद्रित थीं।
जू फेंग का पूरा ध्यान सीयरिंग स्पेक्टर्स पर था, इसलिए जेंटल विंड ने तुरंत 2 लोगों की एक टीम बना दी, जिसमें प्रत्येक पक्ष में 3 जादूगर थे। उसी समय जेंटल विंड जू फेंग की गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे रही थी। एश्टन कुचर्स फाइट अगेंस्ट रेयर ऑटोइम्यून डिजीज। इट्स ऑल अबाउट द आइज, 6 थिंग्स विमेन नोटिस अबाउट मेन। व्हाई डू चिकन एग्स समटाइम्स लुक वियर्ड? ज्यादातर खिलाड़ियों के विपरीत जो बस आगे बढ़कर राक्षसों को मार देते थे, जू फेंग सतर्क और सावधान था। वह राक्षसों को सचेत करने या अपनी टीम की सहनशक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था। और शायद अगर ऐसा उसके सदस्यों के उस पर लगातार अविश्वास के कारण न होता, जो उसे अधिकांश चीजों को समझाने के लिए मजबूर करते, तो वे अब तक काफी आगे बढ़ चुके होते। ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें और अधिक अनुशासित करने की आवश्यकता है। वे बहुत ही ढीले हो गए हैं और अहंकार से भरे हुए हैं, कोमल पवन ने मन ही मन कहा। उसे अपने अंगों की नाजुकता के बारे में अपनी भयानक समझ पर शर्म आ रही थी। कुछ वाक्य या कार्य ही उन्हें परेशान करने के लिए पर्याप्त थे। कोई व्यक्ति ऐसे गिल्ड का प्रबंधन कैसे कर सकता है, जिसके सदस्यों को इतनी आसानी से बहकाया या उकसाया जा सकता है? अब अपना लाइटिंग आर्क फायर करो, जू फेंग ने आदेश दिया। तत्काल ही जेंटल विंड ने अन्य 5 जादूगरों के साथ मिलकर अपने अपने लक्ष्यों पर एक साथ लाइटिंग आर्क दागा। तीनों जादूगरों के प्रकाश चापों में से प्रत्येक को एक जलते हुए भूत पर तथा शेष 3 को दूसरे भूत पर दागा गया। प्रकाश की चमकती हुई किरणें जलते हुए भूतों से टकराती थीं, जिससे चटकती हुई ऊर्जा का एक शानदार प्रदर्शन होता था, जो हवा में घूमती हुई गुफा को रंगों की एक चमकदार श्रृंखला से प्रकाशित कर देती थी। जलते हुए भूत प्रेत इस हमले से छटपटा उठे और पीछे हट गए। उनके अलौकिक रूप जादुई बिजली के तीव्र हमले के कारण डगमगाने लगे। उनकी गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जू फेंग ने तुरंत ब्लाइंडिंग स्ट्राइक के साथ साथ पवित्र अग्नि को भी सक्रिय कर दिया। कुछ सेकंड बाद सीयरिंग स्पेक्टर्स ने अपना संघर्ष बंद कर दिया और कणों में विलीन हो गए। ओह, दूसरे राक्षसों को सचेत नहीं किया, जू फेंग ने राहत की सांस ली। परिणाम पहले से ही जानने के बावजूद यह अभी भी थोड़ा चिंताजनक था कि कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उसने आदेश दिया, और जेंटल विंड तथा अन्य लोगों को इन जलते हुए भूतों से निपटने में उसके ज्ञान के बारे में सवाल करने का मौका नहीं दिया। आखिरकार उसने जो काम किए वे एक क्रमिक प्रभाव थे, जिसके लिए राक्षस के बारे में गहन ज्ञान और उस पर कब कार्रवाई करनी है इसकी आवश्यकता थी। यह सतह पर सरल और आसान लग सकता था, लेकिन जरा सी भी चूक आपदा का कारण बन सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जू फेंग अंततः टीम को सुरक्षित रूप से 3 अलग अलग दिशाओं वाले मार्ग पर ले गया। अब आता है परेशान करने वाला हिस्सा। जू फेंग ने अंदर ही अंदर आह भरी, इस विशेष प्रक्रिया से थका हुआ महसूस करते हुए। पथ निर्माण के लिए उपलब्ध 3 अलग अलग दिशाओं का सामना करते हुए जू फेंग उस व्यक्ति को शाप देना चाहता था जिसने इस भूभाग का विकास किया था। चाहे आप कोई भी रास्ता चुने, वह आपको एक मृतंत पर ही ले जाएगा। हाँ, कुछ हद तक एक मृतंत पर। उन्होंने इसे एक गतिरोध कहा, क्योंकि वहां ऐसे राक्षस प्रकट होंगे जो अस्थायी रूप से उनकी पहुंच से बाहर होंगे। हालांकि उन्हें अभी भी मारा जा सकता है, लेकिन उन्हें मारने में बहुत अधिक समय लगेगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें मारने के लिए उन्हें अधिक अग्निरोधी औषधि जुटानी होगी। एक और दवा लेने के लिए मजबूर होना कुछ ऐसा था जिसे जू फेंग करने को तैयार नहीं था। आखिरकार ये औषधियां सिर्फ झुलसी हुई गुफाओं में ही उपयोगी नहीं है, बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी उपयोगी हो सकती है। यहां 3 मार्ग हैं। हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए? लिन फेंग, कोमल हवा ने धीरे से पूछा। अपनी ठोड़ी को धीरे से रगड़ते हुए और अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ते हुए जू फेंग ने अचानक बगल से स्टील शॉट को देखा। ठीक है, वह एक गनर है। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने स्टील शॉट को गौर से देखा। इस बीच स्टील शॉट को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उसने महसूस किया कि जू फेंग उसे घूर रहा था। वह शायद उसके हाव भाव नहीं देख पाया होगा क्योंकि जू फेंग अभी भी मुखौटा पहने हुए था, लेकिन वह किसी तरह महसूस कर सकता था कि उस पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान चमक रही थी। अब इस कमीने को क्या चाहिए? स्टील शॉट ने मन ही मन सोचा। मुझे घूरना बंद करो और नजरें फेर लो। मैंने तुम्हारे निर्देश के विरुद्ध भी नहीं जाना और आज्ञाकारी रूप से अपनी जगह पर ही रहा।
स्टील शॉट, जू फेंग ने अचानक चिल्लाया, जिससे वह लगभग नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में पहुंच गया। यह क्या है? स्टील शॉट ने कुछ सतर्कता के साथ पूछा। पहले तुमने कहा था कि मैं तुम्हें भूल गया था, इसलिए अब मैं तुम्हें चमकने का मौका दे रहा हूं, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। अफसोस, उसका विनम्र लहजा मौजूदा स्टील शॉट के लिए शैतान की फुसफुसाहट के बराबर था। पागलपन भरी परीक्षा देखने के बाद और कैसे जू फेंग ने सीयरिंग स्पेक्टर्स से इतनी कुशलता से निपटा, वह अब उससे डरने लगा था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक बार जब जू फेंग ने उसे विशेष रूप से निशाना बनाने का फैसला किया तो वह नष्ट हो गया। आप मजाक कर रहे हैं, सीनियर लिन फेंग, स्टील शॉट अजीब तरह से हंसा। मैं तो बस एक छोटा सा किरदार हूं और मध्य समूह में ही रहना चाहता हूं, उन्होंने आगे कहा, यहां तक कि अब वे उन्हें संबोधित करने के लिए सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। टीम में किसी और ने भी स्टील शॉट को उसके रवैये में आए बदलाव के लिए दोषी नहीं ठहराया। यहां मौजूद लोगों में से कोई भी मूर्ख नहीं था और वे दिव्य विश्व के रिलीज होने से पहले कई आभासी खेल खेल रहे थे। इस प्रकार वे अच्छी तरह जानते थे कि उस निर्दोष लड़ाई में जू फेंग की क्षमता कितनी भयानक और डरावनी थी। एक पल में दुश्मन की हरकतों का सटीक अनुमान लगाना और भविष्यवाणी करना कोई आसान काम नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुम फिर से मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, प्रिय स्टील शॉट? जू फेंग ने सवाल किया। यहां आओ ताकि हम आगे बढ़ सकें, उन्होंने निर्देश दिया। स्टील शॉट ने मना करना चाहा, लेकिन जब उसने अपने साथियों, विशेषकर सामने से आए बर्सर्कर्स और गन नाइट्स को देखा, तो उसने एक तरफ हटकर उसके लिए रास्ता खोल दिया। वह उन पर कसम खाना चाहता था। गद्दार! तुम सब बहुत गद्दार हो। तुम मुझे मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? पीछे हटने का कोई रास्ता न होने पर स्टील शॉट ने साहस जुटाते हुए मुंह में लार भर ली और जू फेंग की ओर चल पड़ा। एक बार जब स्टील शॉट उसके सामने था, तो जू फेंग ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, तुम साहसी हो, स्टील शॉट। एक गनर के रूप में तुम में हम सभी के बीच सबसे अधिक चपलता है, इसलिए तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिया जाएगा। इससे पहले कि स्टील शॉट कोई प्रतिक्रिया दे पाता, जू फेंग ने पलटकर सही रास्ते की ओर इशारा किया। वहां जाओ और राक्षस से आक्रामकता आकर्षित करो। मुझे तुम पर और तुम्हारी उत्तरजीविता पर विश्वास है। एग्रो को आकर्षित करना एक खेल शब्दावली थी जिसका अर्थ था कि खिलाड़ी सक्रिय रूप से राक्षस की तलाश करेगा और उसे केवल अपने ही लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए उकसाएगा। और आमतौर पर इस प्रकार की कार्रवाई दिव्य दुनिया में योद्धा वर्गों द्वारा की जाती है, क्योंकि वे अन्य वर्गों की तुलना में कई प्रहारों का सामना कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए जब वह एक गनर था और उसे ऐसा काम सौंपा गया था, तो स्टील शॉट को जू फेंग पर गोली चलाने का आवेग हुआ। हालांकि उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि उन्हें अपने साथियों से एक भी फटकार नहीं सुनने को मिली। उसने सहायता के लिए ऑटम ब्रीज की ओर भी रुख किया, लेकिन उसने केवल अपना सिर बगल की ओर झुका लिया तथा स्पष्ट रूप से उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया। क्या हमने उसके खिलाफ एक समझौते पर सहमति नहीं जताई थी, ऑटम ब्रीज? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? स्टील शॉट ने मन ही मन रोते हुए कहा। ठीक है, समय बर्बाद करना बंद करो, बड़े लड़के। हमें काम करना है, जू फेंग ने अचानक कहा, स्टील शॉट के पीछे जाकर उसे लात मारते हुए उसे सही रास्ते पर आगे बढ़ाया। अपने नितंब में कुछ दर्द महसूस करने के बावजूद स्टील शॉट की भावनाएं अधिक क्षतिग्रस्त हो गई थीं तथा उसे पूर्ण भावनात्मक क्षति पहुंची थी। अपने साथियों द्वारा त्यागे जाने और धोखा दिए जाने के कारण स्टील शॉट अपने दिल में केवल फूट फूट कर रो सकता था, क्योंकि वह सही मार्ग में गहराई तक जा रहा था। जैसे ही स्टील शॉट की उपस्थिति धीरे धीरे अंधेरे मार्ग से गायब हो गई, जेंटल विंड ने पूछा, क्या आप उससे पिछली घटना का बदला ले रहे हैं? अगर मुझे तुच्छ होना होता तो मैं ऐसा नहीं करता, कोमल हवा, जू फेंग ने सहजता से जवाब दिया। एक गनर के रूप में उसकी चपलता का आंकड़ा हम सभी से अधिक है, इसलिए उसकी उत्तरजीविता स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसके अलावा हमें जितना संभव हो उतना मैना बचाने की आवश्यकता है। अकेले स्टील शॉट को भेजकर वह अकेले ही हम 19 लोगों को अपना मैना खत्म होने से बचाने में मदद करेगा, उसने उसे अपने कार्यों के बारे में बताते हुए कहा।
सिर हिलाकर अपनी बात समझते हुए जेंटल विंड को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा है। हालांकि जैसे ही उसने उसका अगला वाक्य सुना, उसने तुरंत अपने विचार वापस ले लिए। अब मेरी यह अगली कार्रवाई मेरी तुच्छता होगी, जू फेंग ने धमकी भरे अंदाज में कहा। वह ऑटम ब्रीज की ओर मुड़ा और आदेश दिया, ऑटम ब्रीज, 2 छोटे एलिमेंटलिस्टों को बुलाओ और उन्हें क्रमशः बाएं और मध्य मार्ग की ओर भागने को कहो। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें क्रोधित करें और दाएं मार्ग की ओर वापस चले जाएं। जू फेंग की दुष्टता से भीड़ अवाक रह गई। क्या अब इसे हत्या के बजाय छोटी मोटी बात माना जा सकता है? मुझे ऐसे मत देखो। इसे प्रलोभन की रणनीति कहते हैं, एक सबके लिए। स्टील शॉट का बलिदान हमारे दिलों में याद किया जाएगा। जू फेंग ने अपनी छाती को हल्के से थपथपाया, ऐसा लग रहा था कि वह स्टील शॉट के उदार कार्य का महिमा मंडन कर रहा था। यद्यपि जू फेंग की रणनीति घृणित कही जा सकती है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने इसे खुलकर बोलने का प्रयास नहीं किया। हाँ, यह घृणित था, लेकिन यह आवश्यक और तार्किक भी था। पूरी टीम का मान गंभीर रूप से समाप्त होने के बजाय अब उनके पास केवल एक व्यक्ति होगा। और चूंकि जू फेंग ने इस काम के लिए स्टील शॉट को चुना था, न कि उन्हें, इसलिए वे अंदर से खुश थे। साथ ही वे स्टील शॉट को धन्यवाद देना चाहते थे, क्योंकि उसने जू फेंग की संकीर्णता को आकर्षित किया, जिससे वे इस संकट से बच सके। लगता है मेरी योजना पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ पलों के बाद जू फेंग ने अपना सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद थी कि कोई भी उसकी योजना के बारे में शिकायत नहीं करेगा, खासकर जब उसने इस बात पर जोर दिया कि यह सब तुच्छता से किया गया था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें सचमुच विश्वास था कि स्टील शॉट इस कठिन परीक्षा से बच जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस किक के दौरान अपने कौशल से उसे मजबूत किया था। स्टील शॉट को आशीर्वाद संरक्षण और आशीर्वाद वीरता दी गई। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु की हवा को मार्ग में अन्य 2 राक्षसों को आकर्षित करने की उनकी व्यवस्था उनकी सहायता करने के लिए थी। ज्यादातर खिलाड़ियों को हमेशा से ही यह गलतफहमी रही है कि एक काल कोठरी में राक्षस सिर्फ खिलाड़ियों पर ही हमला करते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक ही काल कोठरी में मौजूद राक्षस आपस में दुश्मन भी हो सकते हैं। यही कारण था कि जू फेंग ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का बहाना बनाते हुए स्टील शॉट को खुले में फेंकने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब पूछताछ का समय आया, तो उसने केवल अनभिज्ञता का बहाना किया और मौत से बचने के लिए स्टील शॉट के महान भाग्य की प्रशंसा की। उसका जेंटल विंड के साथ सिर्फ एक व्यापारिक अनुबंध था, कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। मानो वह उसे इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मुफ्त में दे देगा। पहला और दूसरा चरण पूरा हो चुका है। अब अंतिम चरण केवल इन्फर्नो टायरेंट बॉस है। जू फेंग ने वर्तमान परिणाम से संतुष्ट होकर मन ही मन सोचा। राक्षसों का जन्म वास्तव में यादृच्छिक था, और लावा जानवर विशेष रूप से परेशान करने वाले राक्षस हैं, जो खिलाड़ियों को जलाने की स्थिति में डाल सकते हैं। सौभाग्यवश उन्हें उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा वह अपनी सावधानीपूर्ण चाल के कारण उनसे बच गए। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। हालांकि जू फेंग ने नहीं सोचा था कि इन्फर्नो टायरेंट बॉस से लड़ते समय उसकी किस्मत साथ देगी। आखिरकार यह परेशान करने वाला बॉस अपने स्वयं के लावा जानवरों को बुला सकता था, और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह रोक सकता था। मुझे डर है कि इनमें से आधे लोग बॉस लड़ाई के दौरान मर जाएंगे, उसने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। समय धीरे धीरे बीतता गया और ऑटम ब्रीज ने राक्षसों को मार्ग से सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया, यद्यपि जू फेंग के निर्देशानुसार इसमें कुछ देरी हुई। याद रखना कि जब तक एक राक्षस सही रास्ते में प्रवेश न कर जाए, तब तक कम से कम 10 सेकंड तक प्रतीक्षा करना, उसके बाद ही दूसरे राक्षस को बाहर लाना। ऑटम ब्रीज, जू फेंग ने फिर चेतावनी दी। यहां समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, ताकि राक्षस तब तक एक दूसरे से न मिलें जब तक वे सही रास्ते पर न पहुंच जाए। अन्यथा उनकी आंखों के सामने ही लड़ाई शुरू हो जाती और जू फेंग को स्टील शॉट के दुर्भाग्यपूर्ण बलिदान के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी पड़ती। छिपे रहो। जब शरद ऋतु की हवा ने उसे संकेत दिया तो जू फेंग ने तेजी से पीछे हटने का आदेश दिया। सचमुच, 1 सेकंड बाद शरीर में मैग्मा से भरा एक क्रूर जानवर बाहर निकला और ऑटम ब्रीज द्वारा नियंत्रित लेसर एलिमेंटलिस्ट का पीछा किया। यह मरने वाला है, लिन फेंग, ऑटम ब्रीज ने चिंतित होकर बुदबुदाया। चिंता मत करो,
बस यह सुनिश्चित करो कि यह मरने से पहले सही मार्ग के प्रवेश द्वार के पास हो, उसने उसे आश्वस्त किया। अपना सिर हिलाते हुए ऑटम ब्रीज ने वैसा ही किया जैसा बताया गया था, और जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, क्रूर जानवर ने छोटे एलिमनिटलिस्ट पर अपने शक्तिशाली पंजे से वार किया। इसके बाद वह ठंडी सांस लेते हुए सही मार्ग में प्रवेश करने से पहले इधर-उधर मंडराने लगा और उसे अपना निवास स्थान समझ लिया। अच्छा काम, अब अगला कब आएगा? जू फेंग ने प्रशंसा करते हुए पूछा। मेरा दूसरा छोटा एलिमेंटलिस्ट इतना भाग्यशाली नहीं है। वह तो बाहर निकलने से पहले ही मर गया। ऑटम ब्रीज ने कड़वी मुस्कान दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके संबंध पर नियंत्रण में स्पष्ट रूप से अनुभव की कमी थी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वह असफल रही। वास्तव में यह पहले से ही अच्छा था कि वह एक में सफल रही। उसके कंधों को धीरे से थपथपाते हुए जू फेंग ने हंसते हुए कहा, अगर यह विफल हो जाता है तो यह विफल हो जाता है। इस मामले पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह पहले से ही आश्चर्यजनक है कि आप उनमें से एक को पूरा करने में कामयाब रहे। सभी की उम्मीदों के विपरीत, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जू फेंग ऑटम ब्रीज की तारीफ करेगा। काल कोठरी में प्रवेश करने के बाद से उसके सख्त व्यवहार को देखकर उन्हें लगा कि वह उसे डांटना शुरू कर देगा। क्या तुम व्यंग्य कर रहे हो? यहां तक कि ऑटम ब्रीज भी यह संदेह करने से नहीं बच सकी कि वह व्यंग्य कर रहा है। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। उसने उसके माथे पर हाथ मारा और पलट गया। चूंकि दो राक्षस अब दाहिने मार्ग पर कब्जा कर चुके हैं, इसलिए बीच के मार्ग से आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपने साथी का सम्मान बर्बाद मत होने दो, उसने एक बार फिर से नेतृत्व करते हुए घोषणा की। बाकी लोग उसकी बेशर्मी देखकर कुछ अवाक रह गए। बिना किसी शर्म के एक कॉमरेड के सम्मान की बात कहना, जबकि उन्होंने स्टील शॉट को बलि का बकरा बनने के लिए मजबूर किया था, अविश्वसनीय था। चलो चलें, जेंटल विंड ने अपने सदस्यों से कहा, उन्हें स्पष्ट रूप से याद दिलाते हुए कि स्टील शॉट की स्थिति के बारे में न सोचें। जो हो चुका था वह हो चुका था और अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, यह स्टील शॉट की गलती है क्योंकि वह गनर वर्ग का है और हम में से सबसे अधिक चपलता रखता है, ऑटम ब्रीज ने कहा, जिससे बाकी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। आप स्पष्ट रूप से शू फेंग के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन अब आपने इतनी आसानी से पक्ष बदल लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी तारीफ के कारण आपका दिमाग खराब हो गया हो? यह केवल अफसोस की बात थी कि वे इस मामले पर विचार नहीं कर सके, जबकि दाहिनी ओर से रोने की आवाजें गूंज रही थीं। मैं इसके बाद स्टील शॉट को भोजन कराऊंगा। अन्यथा वह सचमुच में द्वेष रख सकता है। क्या मतलब है? वह निश्चित रूप से आपसे नाराज है, इसलिए अपनी जेब खर्च बचाकर रखो। आपकी बात सही है। ईमानदारी से कहें तो वह पहले के अपने व्यवहार के लिए वैसे भी इसका हकदार है। चलो बातें करना बंद करें और लिन फेंग का अनुसरण करें। मैं अगला स्टील शॉट नहीं बनना चाहता। लगभग सर्वसम्मति से जेंटल विंड के गिल्ड सदस्यों ने बिना किसी सवाल के जू फेंग के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। जबकि जू फेंग कालकोठरी के अंदर व्यस्त था, कालकोठरी के बाहर झुलसी हुई गुफाएं कई खिलाड़ियों से भरी हुई थी। क्या यह सच है कि जेंटल विंड वर्तमान में हेल मोड की कठिनाई से निपट रहा है? हेराल्ड फिस्ट ने घटनास्थल पर मौजूद एक खिलाड़ी पर दहाड़ते हुए पूछा। हाँ, जेंटल विंड ने घोषणा की, और जब वह कालकोठरी में दाखिल हुई तो कुछ हुआ। प्रवेश द्वार 3 बार चमकीले लाल रंग में चमका। बदकिस्मत खिलाड़ी ने जल्दी से स्थिति को समझाया। हेराल्ड फिस्ट का निशाना बनने के लिए तैयार नहीं था। लानत है, हेराल्ड फिस्ट ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे इतना भरोसा कैसे है? मुझे लगता है कि उसने नीलामी बाजार में सूचीबद्ध बहुत सारी नई औषधियां जमा कर ली होंगी, आर्डेंट लांस ने अचानक अपना नीलामी बाजार खोलते हुए कहा। अब तक नीलामी बाजार में 10 बैच बेचे जा चुके हैं और खरीदारों ने हमेशा बाय आउट विकल्प चुना है। हम बेचे गए 10 बैचों में से केवल 3 ही खरीद पाए, जिसका मतलब है कि 7 बैच अज्ञात खरीदारों को बेचे गए हैं, उन्होंने बताया। अरे, अगर ये बेकार के लोग न होते जो करेंसी के एक्सचेंज इंटरफेस में चांदी के सिक्के भी तेजी से नहीं खरीद सकते, तो क्या हमारे पास उन सबको खरीदने के लिए पैसे नहीं होते? हेराल्ड फिस्ट निराश था और स्थिति से बहुत परेशान था। उसके पास वास्तविक दुनिया की बहुत सारी मुद्रा थी,
लेकिन अन्य खिलाड़ियों की तेज उंगलियों के कारण वह खेल में मुद्रा भी तेजी से नहीं खरीद पा रहा था। क्या ये सभी सिंगल प्लेयर हैं? उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे लगता था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे अपनी उंगलियों को इतना तेज बना सकते हैं। मैंने उन बेकार कमीनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और अब वे जीवन का आनंद ले रहे हैं। मुझे बाद में उन्हें दंडित करना होगा। जैसे ही हेराल्ड फिस्ट अपने अक्षम अधीनस्थों को दंडित करने के बारे में सोच रहा था, अचानक आर्डेंट लांस ने चौंक कर कहा, बॉस, कोई फिर से बैचों में चांदी के सिक्के बेच रहा है, लेकिन मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा? हेराल्ड फिस्ट ने तिरस्कारपूर्ण भाव से कहा। उसके पास जो धन है, उसके लिए पूछी गई कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? स्वयं मुद्रा विनिमय की जांच करते समय हेराल्ड फिस्ट का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। यह कैसा लालची कमीना है? वह अविश्वास भरे स्वर में चिल्लाया, अपना सिर खुजाते हुए। अज्ञात व्यक्ति प्रत्येक चांदी के सिक्के को $15,500 में बेच रहा था, जबकि 5 चांदी के सिक्कों का एक बैच $75,000 में बेचा जा रहा था। पहले कीमतें मात्र $1,500 में एक चांदी का सिक्का और $6,500 में 5 चांदी के सिक्के थे। फिर भी वर्तमान में पूछी जा रही दर इससे कई गुना अधिक है। हमें इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है, बॉस, आर्डेंट लांस ने मुंह में लार भरकर कहा। इस गुमनाम व्यक्ति को इतनी ज्यादा कीमत मांगने के परिणाम भुगतने दो। मुझे संदेह है कि कोई भी उसके चांदी के सिक्के खरीदेगा। थप्पड़। आश्चर्यचकित आर्डेंट लांस को यह नहीं पता था कि हेराल्ड फिस्ट ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। मूर्ख, अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगा और दूसरे लोग इसे औषधि के लिए खरीद लेंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे पूरा खरीद लूंगा, हेराल्ड फिस्ट ने जोर से कहा। मैं, हेराल्ड फिस्ट, पैसों की कमी में नहीं हूं, उन्होंने घोषणा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वहां उपस्थित सभी लोग उनकी बात स्पष्ट रूप से सुन सकें। समझ गए, बॉस? आर्डेंट लांस ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से चांदी के सिक्के खरीद लिए, हालांकि उसे थोड़ा दुख हुआ। यह वह पैसा था जो वह अपनी मौजूदा तनख्वाह से भी नहीं कमा सकता था, फिर भी इस गुमनाम व्यक्ति ने इसे एक बार में ही कमा लिया। वे सभी खरीदे जा चुके हैं, बॉस, आर्डेंट लांस ने बताया, लेकिन जब उसने देखा कि चांदी के सिक्कों का एक नया बैच तुरंत फिर से सूचीबद्ध हो गया है, तो वह रुक गया। बॉस, एक और नया बैच है। चुप रहो, हेराल्ड फिस्ट को नहीं पता था कि इस बार वह दूसरों को लाभ उठाने से रोकने के लिए कितना पैसा खर्च करने वाला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन सबको खरीद लो और फिर नीलामी बाजार में डेरा डालो। जब हम पर्याप्त मात्रा में औषधियां एकत्र कर लेंगे तो हम नरक मोड़ कठिनाई शुरू कर देंगे। अपने दांत पीसते हुए हेराल्ड फिस्ट बहुत सारा पैसा खोने के लिए तैयार था। आखिरकार, एक बार जब वह हेल मोड़ की कठिनाई का पहला स्पष्ट उपलब्धि हासिल कर लेगा तो सब कुछ इसके लायक हो जाएगा। एक सेकंड के लिए भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि जेंटल विंड ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होगा। जेंटल विंड स्पष्ट रूप से जोखिम भरा दाव लगा रही है, और जब वह बुरी तरह असफल होगी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने मन ही मन सोचा। जब हेराल्ड फिस्ट प्रवेश द्वार पर क्रूरतापूर्वक खड़ा था और दूसरों को डरा रहा था कि किसी को भी कालकोठरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, तो कालकोठरी में वापस आकर जू फेंग ने अचानक अपनी गति रोक दी। क्या बात है, लिन फेंग? कोमल हवा ने जल्दी से पूछा, उसका स्वर कुछ सतर्क था। हर बार जब जू फेंग रुकता था, तो इसका मतलब था कि कुछ असामान्य हुआ है। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस किसी बात से हैरान था, जू फेंग ने इस पर हंसते हुए कहा और खिलाड़ियों द्वारा उसके सिक्के और औषधि खरीदने के बारे में सिस्टम अधिसूचना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। क्या जैकपॉट है? कुछ बेवकूफ अमीर लोगों ने वास्तव में उन्हें थोक में खरीदा है। यह वास्तव में अच्छा था कि जेंटल विंड ने घोषणा की और दूसरों को दबाव की भावना दी। उसने मन ही मन कहा, ऐसे गंदे अमीर बेवकूफ को फंसाने के लिए आनंदित महसूस कर रहा था। मूलतः उसने औषधि की अवधि के भीतर कालकोठरी को यथासंभव लंबे समय तक विलंबित करने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह चाहता था कि अन्य लोग वास्तव में उसकी सूचीबद्ध वस्तुओं को खरीदें। लेकिन अब चूंकि एक अमीर मूर्ख ने यह काम पहले ही कर दिया था, इसलिए जू फेंग को अब इसमें देरी करने की जरूरत नहीं थी। यदि पहली स्पष्ट उपलब्धि पहले ही प्राप्त हो चुकी थी तो थोक खरीद का क्या मतलब था? उनमें से केवल एक ही था,
इसलिए भले ही अन्य लोगों ने इसे फिर से करने का फैसला किया हो, उन्हें कोई उपलब्धि नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, एक बार जब कोई गिल्ड या एडवेंचर टीम किसी भी कठिनाई की पहली स्पष्ट उपलब्धि प्राप्त कर लेती है, तो उसे आजमाना बेकार हो जाता है। क्या तुम्हें यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं है? कोमल पवन ने चिंता में भौहें उठाईं। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने कहा, हाँ, कुछ भी गलत नहीं है और मुझे लगता है कि हमारा आगे का रास्ता सुगम होगा। सुगम मार्ग? मुझे लगता है कि हम बॉस का सामना कर सकते हैं और अधिकांश लड़ाई से बच सकते हैं। क्या ऐसा है? हालांकि उसकी टिप्पणी से स्तब्ध, जेंटल विंड ने भी नकारात्मक होने की योजना नहीं बनाई थी। यह वास्तव में एक अच्छी बात होगी अगर वे आखिरकार एक सहज मार्ग पर चलने जा रहे थे। अब जब उसके अधिकांश उद्देश्य पूरे हो चुके थे, तो जू फेंग ने अब अधिक सतर्कता बरतकर अपनी यात्रा में देरी नहीं की। इसके बजाय वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता गया और गुप्त रूप से आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता रहा। जैसे जैसे प्रत्येक निरीक्षण आगे बढ़ता गया, जू फेंग का आत्मविश्वास बढ़ता गया, क्योंकि वह तंत्र और राक्षसों से परिचित था। यह मार्ग इतना लंबा और खतरनाक नहीं था, क्योंकि राक्षस को पहले ही शरद ऋतु की हवा ने घेर लिया था। मार्ग का अंतिम बिंदु इसे कठिन बनाता था। अंतिम बिंदु पर वहां अनिवार्य रूप से राक्षस डेरा डाले हुए होंगे और वह उनसे बचने के लिए कोई भी रास्ता या युक्ति नहीं अपना सकेगा। हालांकि जानकारी जानना और जानकारी देना दो अलग अलग बातें थीं। जानकारी देते समय उसे सावधान रहने की जरूरत थी। ठीक है, अंतिम बिंदु के पास राक्षस डेरा डाले हुए होंगे, जू फेंग ने पलटकर समझाया। मैंने पहले भी हेल मोड़ की कठिनाई का पता लगाया है और मारे जाने से पहले अंतिम बिंदु तक पहुंचने में कामयाब रहा हूं, इसलिए हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, उन्होंने कहा, इस बारे में झूठी जानकारी का खुलासा करते हुए कि वह कैसे इतना जानकार था। आहा, मुझे पता था, ऑटम ब्रीज ने अचानक उसके हाथ पकड़ लिए। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, जब तुम पर्यावरण और राक्षसों से काफी परिचित लग रहे थे। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम स्तर 2 पर हो क्योंकि काल कोठरी की खोज करते समय कठोर मृत्यु दंड मिलता है ना? उसने कहा, उसे अपने अनुमान पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। सिर हिलाते हुए और सिर खुजलाते हुए, जू फेंग की हरकतें इसे स्वीकार करने से अलग नहीं थीं। अफसोस, उन्हें यह नहीं पता था कि वर्तमान जू फेंग इतनी बड़ी सहायता के लिए ऑटम ब्रीज को ऊपर उठाना चाहता था। जीज, तुम वाकई कमाल हो। मैं तुम्हें यह गलतफहमी होने दूंगा कि तुम्हारा बयान सच है, उसने मन ही मन कहा। ऑटम ब्रीज के बयान के कारण जेंटल विंड सहित किसी को भी उस पर अन्यथा संदेह नहीं हुआ। आखिरकार, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई व्यक्ति अचानक पुनर्जन्म की संभावना को अपने ज्ञानवान होने का कारण मान ले। इस प्रकार, यहाँ एकमात्र प्रशंसनीय और तार्किक कारण यह था कि उसने कई बार नर्क मोड की कठिनाई वाली कालकोठरी का प्रयास किया, जिससे वह स्तर 2 पर अटक गया। खैर, चलो इस तुच्छ मामले पर बात न करें और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। जू फेंग ने मामले को एक तरफ करने की कोशिश की, पूरी तरह से उस व्यक्ति के अनुरूप कार्य किया जो रंगे हाथों पकड़ा गया था और शर्मिंदगी से बचना चाहता था। जरूर टीम लीडर, ऑटम ब्रीज ने सच्चाई से अनजान रहते हुए एक प्रसन्न मुस्कान धारण कर ली। उसकी चिढ़ाने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए, जू फेंग की आभा अवचेतन रूप से एक दबंग और उग्र आभा में बदल गई। चूंकि अब उसे टालमटोल करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अब समय आ गया था कि वह गंभीर हो जाए और इस कालकोठरी को समाप्त कर दे। जेंटल विंड, ऑटम ब्रीज और बाकी सदस्य जू फेंग में आए इस बदलाव को महसूस करने में सक्षम थे। दबाव महसूस हो रहा था, हालांकि शारीरिक रूप से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। जू फेंग की आभा से पूरी तरह स्तब्ध होने के बावजूद, वे जल्दी से खुद को संभालने में कामयाब रहे और उसके करीब से चल पड़े। कुछ समय बाद, वे मार्ग के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए और ऊपर से देखने पर उन्होंने देखा कि उनके नीचे एक छोटा सा अखाड़ा मंच जैसा कुछ था। और मिनी एरिना स्टेज में केवल एक ही राक्षस मौजूद था, इन्फर्नो टायरेंट। नरक का तानाशाह अखाड़े के मंच पर भयावह रूप से मंडरा रहा था, उसका विशाल रूप एक जीवित नरक की तरह पूरे क्षेत्र में छाया हुआ था। पिघले हुए लावा के साथ इसकी नसों में बहते हुए, यह जीव तीव्र गर्मी उत्सर्जित करता था, जिससे इसके चारों ओर की हवा विकृति की तरंगों के साथ झिलमिलाती थी। इसका शरीर खुरदरे, ओब्सीडियन जैसे कवच में घिरा हुआ था,
जो चमकते हुए रूनों से सुसज्जित था जो उग्र ऊर्जा से स्पंदित थे। उसके सिर से 2 सींग निकले हुए थे जो पॉलिश किए हुए गोमेद रत्न की तरह चमक रहे थे, जबकि उसकी आंखें भयंकर अलौकिक चमक से जल रही थीं। इन्फर्नो टायरेंट के प्रत्येक कदम से गुफा के फर्श में कंपन पैदा हो जाता था और उसकी गहरी, कर्कश गर्जना चट्टानी दीवारों से टकराकर गूंजती थी, जिससे जेंटल विंड के गिल्ड सदस्यों में भय पैदा हो जाता था। प्रत्येक गतिविधि के साथ ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्वयं तत्वों को आदेश दे रहा है तथा अपनी कच्ची, आदिम शक्ति के प्रदर्शन में अग्नि को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ रहा है। क्या हमें सचमुच उसे हराना है? जेंटल विंड के सदस्यों में से एक, जो कि एक बरसरकर वर्ग था, ने निराशा से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कायरता बंद करो, रेजहार्ट। ऑटम ब्रीज ने रेजहार्ट के सिर के पीछे थप्पड़ मारते हुए कहा। आप एक बरसरकर हैं और इस प्रकार के राक्षसों का सामना करना आपका काम है। यदि आप अपनी जमीन पर खड़े नहीं हो सकते तो आप अपना खाता हटा सकते हैं और एक नया वर्ग बना सकते हैं। ऑटम ब्रीज द्वारा डांटे जाने पर रेजहार्ट के चेहरे पर केवल एक कड़वी मीठी मुस्कान उभरी। क्या दूसरे लोग भी इन्फर्नो तानाशाह की उपस्थिति को देखकर उसी तरह का भय महसूस नहीं कर रहे थे? उसने जो एकमात्र गलत काम किया वह यह पूछना था कि क्या उसे हराना संभव है। यह ऐसा प्रश्न था जो कोई भी सामान्य व्यक्ति पूछ सकता था। शरद ऋतु की हवा, नरक तानाशाह की उपस्थिति से भयभीत होने के लिए उसे डांटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जू फेंग ने अचानक कहा। इन्फर्नो टायरेंट में एक ऐसी आभा है जो आसपास के खिलाड़ियों में अपनी उपस्थिति से ही भय पैदा कर देती है। सबसे ज्यादा प्रभावित गन नाइट लांसर और बरसरकर जैसे टैंक हैं, उन्होंने रेजहार्ट को शर्मिंदगी से बचाते हुए समझाया। क्या ऐसा है? ऑटम ब्रीज इस स्पष्टीकरण से अचंभित रह गई। फिर वह रेजहार्ट की ओर मुड़ी और अपनी गलती को सीधे तौर पर स्वीकार करते हुए माफी मांगी। इसके लिए माफ करें, रेजहार्ट। यह ठीक है, वाइस गिल्ड लीडर। रेजहार्ट मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया, उसे जरा भी दोष नहीं दिया। हालांकि लिन फेंग ने कहा कि धमकी का सबसे ज्यादा असर टैंकों पर पड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरे टैंक थोड़े कांप रहे हैं। फिर भी लिन फेंग अभी भी शांत और संयमित हैं। हमारी मानसिकता पर बस काम करने की जरूरत है, उन्होंने अपने साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा। निश्चित रूप से ऑटम ब्रीज को एहसास हुआ कि अन्य लोग भी भयभीत थे, और जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसके हाथ भी अवचेतन रूप से कांप रहे थे। तो मैं भी डरी हुई थी, है ना? ऑटम ब्रीज अंदर से चौंक गई। फिर उसने जेंटल विंड की ओर देखा और पाया कि वह भी उसी स्थिति में थी। हालांकि जब उसने जू फेंग की ओर देखा और उसे पूरी तरह सामान्य देखा तो वह दंग रह गई। वह कैसे ठीक है? आश्चर्यजनक दृश्य देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। वस्तुतः वे सभी भयभीत थे, लेकिन जू फेंग पूरी तरह से ठीक था। जब वह यह सोचने लगी कि वह क्या रहस्य छिपा रहा है, तो जू फेंग ने उनकी ओर मुड़कर आशीर्वाद दिया। जैसे ही जू फेंग ने टीम की ओर आशीर्वाद वीरता का प्रयोग किया, इन्फर्नो तानाशाह से प्राप्त भय काफी हद तक कम हो गया। तुमने शुरू से ही अपने ऊपर आशीर्वाद की शक्ति डाली है। शरद ऋतु की हवा को ऐसा लग रहा था कि वह अपने पहले के भ्रम से प्रबुद्ध हो गई थी। जू फेंग इस बात का श्रेय लेने में खुश था और उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। एक बार फिर अपने अनुमान के कारण उसने उसे यह उत्तर देने से बचने दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बपतिस्मा लिया था, जिसके कारण उसमें धमकी के प्रति उच्च प्रतिरोध था। वास्तव में मैंने सोचा था कि आपके पादरी को शुरू से ही आशीर्वाद देने का तरीका बेहतर पता होगा, इसलिए मैंने आदेश देने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अफसोस, किसने सोचा होगा? उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी समझ की कमी के लिए खुद को दोषी मान रहे थे। हालांकि हर कोई जानता था कि वह परोक्ष रूप से उनके पादरी को बेकार और अक्षम कह रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। अन्य लोग तो इस हल्की निराशा से भी खुश थे, लेकिन दोनों पादरी खुद को जिंदा दफनाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। उनकी धीमी प्रतिक्रियाओं के लिए उन्हें बुलाया जाना कितना शर्मनाक था। अब तुम क्या सुझाव देते हो? लिन फेंग, कोमल हवा ने इस समय खांसी का नाटक किया और पूछा, संभवतः अपने सदस्यों को होने वाली किसी भी शर्मिंदगी से बचने के लिए। इस बात की गहराई से जांच करने पर वह जू फेंग को यह संकेत देने की कोशिश कर रही थी कि वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर न कहे, भले ही वह सच ही क्यों न हो।
अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग का अपने सदस्यों को दोष देने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल उन्हें अगली बार तेज प्रतिक्रिया देने की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार, यदि उसने बपतिस्मा नहीं लिया होता, तो वह तुरंत ही आशीर्वाद दे देता जब वे मार्ग के अंतिम बिंदु पर पहुंचने वाले होते। यह सामान्य ज्ञान था और आमतौर पर खिलाड़ियों के लिए मानक था। लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिव्य दुनिया इतनी यथार्थवादी होगी और वे अस्थायी रूप से यांत्रिकी के अनुकूल ढलने में असफल रहे। सुनो, जब हम छापा मारने की शुरुआत करेंगे, तो सभी को मेरी आज्ञा का ठीक से पालन करना होगा। तुम जाकर अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश मत करना, मतलब कि अगर तुम्हारे साथी मरने वाले भी हों, तो भी तुम्हें कुछ भी करने की अनुमति नहीं है जब तक कि मैं तुम्हें न कहूं। क्या यह स्पष्ट है? एक बार फिर, जू फेंग ने उन पर जोर दिया कि वे उसकी आज्ञा को ठीक से सुने। वह जानता था कि ऐसे भयावह बॉस को कैसे हराया जाए, लेकिन यह इस आधार पर था कि सभी ने उचित सहयोग किया और किसी भी तरह का हीरो बनने का प्रयास नहीं किया। निश्चिंत रहो, लिन फेंग। मेरे गिल्ड के सदस्य तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर कोई अवज्ञा करते हुए पकड़ा गया, तो मैं उसे गिल्ड से निकाल दूंगी, जेंटल विंड ने उसे आश्वस्त करते हुए अपनी आखिरी टिप्पणी में जानबूझकर अपने स्वर को गहरा किया। अच्छा, तो पहले मैं कुछ बातें समझा दूं। इन्फर्नो टायरेंट में कुल 10 सक्रिय कौशल हैं, जिनमें सबसे घातक है इंसिनरेट। इंसिनरेट एक खिलाड़ी को निशाना बनाता है और उसे तुरंत भस्म कर देता है। दूसरे शब्दों में, जिस बदकिस्मत खिलाड़ी को निशाना बनाया जाता है, उसे तुरंत मार दिया जाता है। उसने कुछ जानकारी का खुलासा किया, कहीं ऐसा न हो कि ये लोग बिना सिर वाले मुर्गियों से अलग हों। जानकारी पर विचार करते हुए जेंटल विंड ने पूछा, क्या यह संभव है कि किसको निशाना बनाया जाए, इस पर हेरफेर किया जा सके? हालांकि उसे संदेह था कि उसे ऐसी जानकारी कैसे पता थी, लेकिन वह जानती थी कि ऐसे संवेदनशील सवाल पूछना ठीक नहीं है। इसके बजाय, वह छापे की सफलता को प्राथमिकता देना चाहती थी। जैसी कि जेंटल विंड से उम्मीद थी, जू फेंग ने ठहाका लगाया। वास्तव में, मैं किसी खिलाड़ी को निशाना बनाने के लिए बॉस को किसी तरह से प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन आप किसकी बलि देना चाहते हैं? स्तब्ध होकर कोमल पवन अपनी भौहें सिकोड़ने लगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्लेरिक्स निश्चित रूप से असंभव हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही उनकी कमी है। विशाल डीपीएस के लिए जादूगरों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। स्टील शॉट शायद मर चुका है, इसलिए यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसे समय में जब उसे स्टील शॉट की जरूरत थी, वह वहां नहीं था, क्योंकि वह पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था। कुछ सेकंड तक बहस करने के बाद, जेंटल विंड ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप तय कर सकते हैं कि किसकी बलि दी जाए। आखिरकार आप इस छापे के लिए टीम लीडर हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। गेंद को वापस जू फेंग की ओर बढ़ाते हुए, वह उसकी निर्लज्जता से अपेक्षाकृत शांत लग रहा था, मानो उसे पहले से ही ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। एक गिल्ड लीडर के लिए यह तय करना कि किसकी बलि देनी है, यह वाकई एक मुश्किल सवाल था। आखिरकार, चाहे वह किसी को भी चुने, चुना गया व्यक्ति इससे खुश नहीं होगा। हालांकि, यदि यह उसका चयन था, तो चुना हुआ व्यक्ति केवल अपने बुरे भाग्य को कोस सकता था। चूंकि शू फेंग ने पहले ही स्टील शॉट को बलि का बकरा बनाकर अपने लिए खराब प्रतिष्ठा बना ली थी, तो वह और क्या नहीं कर सकता था। बहुत बढ़िया। फिर गन नाइट्स, नाइट लांसर्स और बर्सर्कर्स सामने आए, जू फेंग ने आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने पादरियों की ओर रुख किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे अपना बफ केवल टैंकों पर ही डालें। उनकी शुरुआती प्रतिक्रियाएं आश्चर्य से भरी हुई थीं, क्योंकि मानदंडों के अनुसार बफ को टैंकों और क्षति पहुंचाने वाले के बीच विभाजित किया जाना था। फिर भी जू फेंग के निर्देश टैंकों पर बहुत अधिक केंद्रित थे। फिर भी, उन्होंने इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने बफ को टैंकों पर फेंक दिया। और चूंकि उनका स्तर जू फेंग से अधिक था, इसलिए उनके बफ स्वाभाविक रूप से बेहतर थे और उनमें उससे ज्यादा विविधता थी। उस सिस्टम को धिक्कार है जो मुझ पर इतना बड़ा डिबफ लगा रहा है। मैं तो एनपीसी के हाथ भी नहीं लगा, तो फिर इसमें दखलंदाजी क्यों करनी चाहिए? जू फेंग इस स्थिति से निराश था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यह व्यवस्था एक अमूर्त चीज थी।
इसके खिलाफ लड़ना किसी व्यक्ति से हवा में मुक्का मारने के लिए कहने जैसा था, मानो हवा को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने इन्फर्नो टायरेंट के प्रचुर अनुभव बिंदुओं से एक बड़े स्तर तक ऊपर उठने के लिए प्रार्थना की। ठीक है, टैंकों, अपने कौशल को सक्रिय करें और अखाड़े के मंच पर कूदें। जू फेंग ने अपने हाथ उठाए, आधिकारिक तौर पर छापे की शुरुआत की। चलो चलें, टैंकों ने एक स्वर में गर्जना की और अपने हथियार उठाए तथा अपने कौशल का प्रयोग किया। रॉर! नरक का तानाशाह अपने निवास स्थान में घुसपैठियों को देखकर क्रोध से दहाड़ उठा। इसी समय अखाड़े का मंच जल्द ही मैग्मा से भर गया, जिससे जू फेंग के अलावा अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह बर्निंग ब्लेड्स कौशल का क्या धोखा कोड है? मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जू फेंग ने मन ही मन विलाप किया। द बर्निंग ब्लेड्स इन्फर्नो टायरेंट द्वारा शुरू की गई एक प्रलयकारी घटना थी, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण चरण परिवर्तन का प्रतीक थी। जैसे जैसे बॉस का क्रोध बढ़ता गया और उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंची, अखाड़े के मंच का ढांचा अत्यधिक गर्मी के कारण विकृत और मुड़ने लगा। जमीन से आग की दरारें फूट पड़ी, पिघले हुए लावा और झुलसती हुई लपटें हवा में फैल गईं। एक समय स्थिर जमीन हिलने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं, जिससे मैग्मा की नदियां बहने लगीं जो पूरे मैदान में फैल गईं और खतरनाक इलाका बन गया। यह क्या बकवास है? एक बरसरकर ने अविश्वास में कहा। हमने अभी हमला भी नहीं किया है और बॉस पहले ही स्टेज बदल रहा है। यह खेल कितना गड़बड़ है? एक अन्य बरसरकर ने अपनी शिकायत व्यक्त की, जो दृश्य देखकर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। वे बस ऊपर से नीचे कूदे थे और अभी हमला भी शुरू नहीं किया था, लेकिन बॉस पहले ही क्रोध से भर गया था। हालांकि उनका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब परिवर्तन नहीं रुके। इस अराजकता के बीच जमीन से अनियमित अंतराल पर आग के खंभे फूट रहे थे, जिससे युद्ध के मैदान में टिमटिमाती परछाइयां बन रही थीं। हवा धुएं और राख से भर गई, जिससे दृष्टि धुंधली हो गई और दोस्त और दुश्मन में अंतर करना मुश्किल हो गया। जैसे ही जलती हुई ज्वाला ने अखाड़े को अपनी चपेट में ले लिया, तापमान असहनीय स्तर तक बढ़ गया, जिससे उन्हें बहुत पसीना आने लगा और सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। आग की लपटों की चिंगारी और पिघले हुए लावा की गर्जना ने अन्य सभी ध्वनियों को दबा दिया, जिससे उन लोगों में भय और तत्परता की भावना पैदा हो गई, जिन्होंने नरक के तानाशाह को चुनौती देने का साहस किया था। पर्यावरणीय परिवर्तन से विचलित होना बंद करो और सामने की ओर ध्यान केंद्रित करो। जू फेंग की आवाज पूरे मंच पर गूंज उठी जब उसने बॉस पर अंधाधुंध प्रहार किया। ब्लाइंडिंग स्ट्राइक से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे इन्फर्नो टायरेंट की दृष्टि पर थोड़ा असर पड़ता है, जिससे बर्निंग ब्लेड को मंच को और अधिक बदलने से अस्थायी रूप से रोकना पड़ता है। पर्यावरण अब हमारे खिलाफ शत्रुतापूर्ण है और हम समय के साथ लगातार आग से नुकसान उठाएंगे। लेकिन चिंता न करें, हमारे अग्नि प्रतिरोध औषधि नुकसान को कम कर रहे हैं, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और बॉस पर हमला करें, उन्होंने कहा, उन्हें ध्यान केंद्रित रखने के लिए कहा। जू फेंग की चेतावनी के साथ गन नाइट्स, नाइट लांसर्स और बरसर्कर्स ने अधिक सोचना बंद कर दिया और वे इन्फर्नो टायरेंट की ओर बढ़े। मेरे इस प्रहार का आनंद लो, बरसर्कर्स ने एक साथ चिल्लाते हुए अपने कौशल क्रशिंग ब्लो को सक्रिय किया, जिसने एक शक्तिशाली हाथापाई प्रहार किया, जिससे अतिरिक्त क्षति हुई। मूलतः इस कौशल से प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने की भी अपेक्षा की गई थी, लेकिन रेड बॉस के रूप में इन्फर्नो टायरेंट की स्थिति को देखते हुए इसकी प्रतिरक्षा के कारण यह प्रभाव निष्प्रभावी हो गया। फिर भी क्षति हुई, जिसके बाद गन नाइट्स ने रैपिड शॉट को सक्रिय कर दिया तथा बॉस पर गोलियों की एक श्रृंखला ताबड़तोड़ दाग दी। जैसा कि एक रेड बॉस से उम्मीद की जाती है, मेरे शॉट मूंगफली के बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं। गन नाइट्स में से एक ने औसत दर्जे के परिणाम पर अपनी जीभ चटकाई। इन्फर्नो टायरेंट का चमकता हुआ बड़ा लाल स्वास्थ्यांक HP बार अभी भी चमक रहा था, इसमें लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, हम इसे धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, एक नाइट लांसर ने ठंडी हंसी में कहा। शील्ड बैश को सक्रिय किया और बॉस को अपनी ढाल से मारा ताकि उन्हें अचेत किया जा सके। अफसोस, इन्फर्नो टायरेंट की प्रतिरक्षा अभी भी बहुत अच्छी थी और यह अचेत अवस्था केवल कुछ सेकंड तक ही रही, उसके बाद वह पुनः चलने लगा। जैसे ही वह टैंकों के मामूली नुकसान के जवाब में उन पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हुआ, जू फेंग ने सबसे पहले इसकी गतिविधियों को भांप लिया।
जादूगरों, अब अपने मंत्रों को उसके दाहिने पिघले हुए हाथ पर चलाओ, उसने निर्णायक रूप से आदेश दिया, इन्फर्नो तानाशाह की हरकत को पहचानते हुए और यह निर्धारित करते हुए कि वह मैग्मा बर्स्ट का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। यदि बॉस इसे सफलतापूर्वक सक्रिय कर देता है तो मैग्मा बर्स्ट ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनेगा, जिससे क्षेत्र प्रभाव, एओई, क्षति होगी और टैंक पीछे हट जाएंगे। इस प्रकार जू फेंग इसे इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सका और जादूगरों को इसके अनुक्रम को बाधित करने के लिए अब हमला करने का आदेश दिया। शुक्र है कि जादूगर कुशल थे और उन्होंने निर्देशानुसार बॉस की दाहिनी पिघली हुई भुजा पर सामूहिक रूप से कई मंत्रों का प्रयोग किया। बिजली चाप, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, फायर बोल्ट, फ्रॉस्ट नोवा। जब प्रत्येक जादूगर ने कौशल का नाम पुकारते हुए अपने मंत्रों का प्रयोग किया तो जू फेंग कुछ हद तक अचंभित रह गया। क्या वे वाकई अपनी कुशलताओं का जोर जोर से बखान कर रहे हैं? बस उनका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, वह उनकी हरकतों से अचंभित था। केवल एक मूर्ख ही अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी चालों के बारे में बताने के लिए ऐसा करेगा। सौभाग्य से बॉस एक प्रोग्राम्ड राक्षस था और वह अभी भी खेल के शुरुआती चरण में था। अन्यथा यदि बॉस उन्हें विक्षेपित करने या बचाव करने में सक्षम होता तो उनके मंत्र बेकार हो जाते। यह दुख की बात थी कि जू फेंग के पास उनके व्यवहार को सुधारने का समय नहीं था, क्योंकि नरक का तानाशाह उनके सामूहिक कार्यों से और अधिक क्रोधित हो गया था। सभी लोग वापस केंद्र की ओर लौट जाएं और मौलवियों, अपने सुरक्षा कौशल को सक्रिय करना शुरू करें। टैंकों, सामने और बगल की रक्षा के लिए अपनी ढाल का उपयोग करें, वह चिल्लाया। कुछ ही सेकंड बाद सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जू फेंग के निर्देशों का पालन किया और रक्षात्मक रुख अपनाया। जब सभी ने बमुश्किल अपना बचाव पूरा किया तो इन्फर्नो टायरेंट ने एक और चाल चली। जैसे ही उसने अपना एक और सक्रिय कौशल दिखाया, हवा में भयंकर गर्मी से आग लग गई। लपटें उसके विशाल रूप पर नाच रही थीं, उसे जलती हुई आग की आभा में लपेट रही थीं, जिससे बाहर की ओर चिलचिलाती गर्मी की लहरें निकल रही थीं। जैसे ही बॉस पीछे हटा, गुफा में एक गगनभेदी दहाड़ गूंजी, जो आसन्न हमले का संकेत थी। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ इन्फर्नो टायरेंट ने अपने खुले मुंह से आग की लपटें छोड़ी, सभी दिशाओं में पिघले हुए आग के गोले और जलते हुए प्रोजेक्टाइल फेंके। लगातार हो रही गोलाबारी से जमीन हिलने लगी और उनकी रक्षात्मक स्थिति बार बार डगमगाने लगी। पर्याप्त कवरेज न होने के कारण कुछ खिलाड़ियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे वे नरक में आगे बढ़ रहे थे, उनके कपड़े और कवच तीव्र गर्मी से झुलस रहे थे। हवा में जलते अंगारों की आवाज के साथ चटकने की आवाज आ रही थी और धुएं की तीखी गंध उनके नथुनों में भर रही थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घबराओ मत और टैंकों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करो। सुनिश्चित करो कि टैंक इस कठिन परीक्षा से बच जाएं। जू फेंग ने टैंकों की ओर अपना उपचार किया और केवल उस पर ध्यान केंद्रित किया जो सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हो रहा था। इन्फर्नो टायरेंट द्वारा उन पर जवाबी हमला शुरू किए हुए कुछ ही मिनट बीते थे और नुकसान उनकी कल्पना से कहीं अधिक हो चुका था। मेरी ढाल की स्थायित्व तेजी से कम होती जा रही है, गन नाइट्स में से एक ने हताशा में कहा। वह स्पष्ट रूप से इस महत्वपूर्ण मोड़ पर ढाल के टूटने के बारे में चिंतित था। नरक की तीव्र गर्मी उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही थी। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ उनकी ढालों का स्थायित्व कम होता गया। उन्हें अपनी ढाल खोने का डर नहीं था, बल्कि उस सुरक्षा कवच को खोने का डर था जो उन्हें पिघले हुए आग के गोलों और अन्य प्रक्षेपियों से बचा रहा था। अपनी ढाल की मजबूती के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस का हमला अगले 3 सेकंड में बंद हो जाएगा। उसके बाद कूलडाउन का एक अंतराल होगा, जहां हमें आक्रामक रुख का एक और दौर शुरू करने का मौका मिलेगा, जू फेंग ने शांति से समूह से कहा। कम से कम इतना तो कहना ही होगा कि उनकी आवाज से उन्हें हमेशा चिढ़ होती थी। आखिरकार वह कोई पसंद करने लायक व्यक्ति नहीं था, खास तौर पर अपने आचरण और कठोरता के कारण। लेकिन वर्तमान समय में उनकी आवाज एक आश्वासन की ध्वनि की तरह थी, जो उन्हें आत्मविश्वास और विश्वसनीयता का आशीर्वाद दे रही थी। विकट परिस्थिति के बावजूद उनके शांत और संयमित स्वर को सुनने से उन्हें बहुत राहत मिली। इस प्रकार जू फेंग के प्रोत्साहन से आगे के टैंक अपनी रक्षा में लगे रहे तथा अन्य 2 पादरियों ने भी उन्हें निरंतर सहयोग दिया। अंततः केवल 3 सेकंड बीतने के बाद
जो अनंतकाल जैसा लग रहा था, इन्फर्नो टायरेंट ने अपना उग्र प्रतिशोध रोक दिया। अब जादूगरों, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे हमला करो और उन पिघले हुए कवच से बचना याद रखो और अधिक नुकसान के लिए पिघले हुए मांस पर ही हमला करो। टैंक, बॉस को स्थिर करने की पूरी कोशिश करो। यह सतह पर ज्यादा असर नहीं दिखा सकता है, लेकिन यह कम से कम काम करेगा, जू फेंग ने जल्दी से निर्देश दिया। इस बीच पादरी टैंकों को फिर से मजबूत करने वाला था, लेकिन जू फेंग ने उसे रोक दिया। रुको, तुम्हारा मैना शायद अब कम हो गया है, इसलिए इस समय का उपयोग अपना मैना पोषण पीने में करो। मुझे अगले चक्कर तक उन्हें 50% से ऊपर फिर से भरने की आवश्यकता है। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। हाँ, नेता, दोनों मौलवियों को पता नहीं था कि उन्होंने अवचेतन रूप से जू फेंग को उसके नाम के बजाय नेता के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया था। आखिरकार, उन्हें क्षमताओं की ज्यादा परवाह थी, और जू फेंग ने इस पूरी परीक्षा में अपनी क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। उनके प्रति उनकी शुरुआती नाराजगी, साथ ही उनका कुछ हद तक अहंकारी व्यवहार शांत हो गया। कुछ समय बाद इन्फर्नो टायरेंट का चमकता हुआ बड़ा लाल एचपी बार कम होने लगा और उसे देखा जा सकता था। यह काम कर रहा है, ऑटम ब्रीज ने कहा। यह बॉस वास्तव में हेल मोड कठिनाई होने की अपनी स्थिति का हकदार है। अभी बहुत खुश मत हो, शरद ऋतु की हवा, कोमल हवा ने अचानक कहा। जब भी उसका ठंडापन खत्म हो जाता, वह पिघले हुए मांस पर अपने कई मंत्र डालती। लिन फेंग की मुद्रा देखो। वह काफी देर से बॉस को घूर रहा है। वास्तव में, मुझे लगता है कि वह बॉस के अगले कदम का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है, उसने जवाब दिया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल आया। वह बॉस के अगले कदम का अनुमान कैसे लगा पाया? क्या उन्होंने इतने कम समय में इसके आक्रमण पैटर्न का अध्ययन किया? बॉस के अगले आक्रमण पैटर्न की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना तथा कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आदर्श था जो छापा मारना चाहता था। हालांकि, यहां समस्या यह थी कि ऐसा करने में बहुत समय लगता था। काल कोठरी में एक स्तर की आवश्यकता भी थी कि प्रवेश करने के लिए उन्हें स्तर 2 होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जू फेंग लगातार हेल मोड की कठिनाई को बार बार हल कर रहा होगा, जिससे उसे इस प्रक्रिया में कई स्तर खोने पड़े। फिर भी इससे उसे अपने उद्देश्य से विचलित या हतोत्साहित नहीं किया जा सका, क्योंकि वह काल कोठरी से निपटना जारी रखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी प्रतिक्रिया से लेकर उसके स्पष्ट और संक्षिप्त आदेश तक, उसे लगता था कि उसे इसे जारी रखने के लिए अत्यधिक दृढ़ता और सहनशीलता की आवश्यकता होगी। ऑटम ब्रीज ने मन ही मन सोचा, उसे एहसास हुआ कि इस व्यक्ति में और भी कई रहस्य हैं। इसके साथ ही, जेंटल विंड के मन में भी ऐसे ही विचार आ रहे थे, सिवाय इसके कि वह उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में अधिक सतर्क थी जिसे वह संदेश भेज रही थी। वह रहस्यमय व्यक्ति उसके संपर्क में गुमनाम रहा और उसने अपनी सहायता के लिए एक सक्षम और भयावह अधीनस्थ को भेजने में सक्षम रहा। यदि अधीनस्थ पहले से ही इतना भयानक है, तो इस व्यक्ति की ऐसे अधीनस्थ को वश में करने की वास्तविक क्षमता क्या है? कोमल पवन ने स्थिति से घबराते हुए चुपचाप सोचा। अरे, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? जू फेंग ने देखा कि दोनों महिलाएं विचलित होने लगी थीं और उसे लगा कि वे कभी-कभी उसकी ओर देख रही थीं। ऐसा नहीं था कि वह दिखावा करना चाहते थे, लेकिन यदि उन्होंने टीम को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया होता, तो इसका परिणाम केवल हार के रूप में सामने आता। इस प्रकार, इस तरह की स्थिति में, अनुबंध समझौते के साथ, जू फेंग एक सफाया परिणाम प्राप्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, न ही वह अपनी क्षमता को छुपाना बंद कर सकता था। जो भी हो, अभी तो उन्हें संदेह हो सकता है, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। अपना सिर हिलाते हुए, जू फेंग ने भविष्य में होने वाली घटना के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। आखिरकार, इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्फर्नो तानाशाह को हराना था। युद्ध पर पुनः ध्यान केंद्रित करते हुए, इन्फर्नो टायरेंट मंत्रों की लगातार बमबारी तथा टैंकों द्वारा उसे स्थिर करने के प्रयासों से क्रोधित हो गया। ठीक इसी समय, बॉस की आभा की दम घोंटने वाली गर्मी से हवा धीरे धीरे घनी हो गई और खिलाड़ियों को अपना ध्यान बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा। उनके चेहरों पर पसीना बह रहा था और वे दमनकारी दबाव के कारण अपने दांत पीस रहे थे। उनकी गतिविधियां सुस्त और अनिश्चित थीं। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, उनके हमले विफल हो गए और रास्ते से भटक गए,
तथा उनके चारों ओर व्याप्त भीषण गर्मी के कारण उनकी सटीकता में बाधा उत्पन्न हुई। मंत्र हवा में ही समाप्त हो गए। गुफा में भारी रूप से लटकी हुई नारकीय उपस्थिति के कारण उनके प्रक्षेप पथ विकृत हो गए। पिघले हुए मांस पर अपना जादू चलाना कठिन होता जा रहा है। जादूगरनी में से एक चिल्लाई, उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। बॉस से निकलने वाली तीव्र गर्मी के कारण खिलाड़ियों के लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता था, जिससे उनकी सटीकता कम हो जाती थी और उनके हमलों के चूक जाने की संभावना बढ़ जाती थी। कितनी परेशानी की बात है, जू फेंग ने भौहें सिकोड़ लीं, यह महसूस करते हुए कि बॉस उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक चतुर था।